अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ। आज हम देखेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ के जनरल फैक्ट्स क्या हैं, उनके मेजर वर्क्स, उनका राइटिंग स्टाइल, उनकी पोइट्री के मेजर थीम्स और वर्ड्सवर्थ की जो सिग्निफिकेंट थ्योरी ऑफ पोइट्री है वो क्या है, और वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट ऑफ नेचर। तो वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन 7 अप्रैल 1770 इन कुकममाउथ, इंग्लैंड। उनके फादर का नेम था जॉन वर्ड्सवर्थ और उनकी मदर का नेम था एन कॉक्सन वर्ड्सवर्थ। उनकी वाइफ थी मैरी हचिनसन और उनके 5 चिल्ड्रन थे, 3 सन्स नेम जोहन, थॉमस एंड विलियम। वर्ड्सवर्थ की मेजर अचीवमेंट्स में से एक अचीवमेंट ये भी है कि उन्हें यूनाइटेड किंगडम का पोइट लॉरिएट बनाया गया था 1843 से उनकी डेथ तक। वो यूनाइटेड किंगडम के पोइट लॉरिएट रहे थे। और इसके अलावा वर्ड्सवर्थ एक सेंट्रल फिगर है इंग्लिश रोमांटिक एज की। वर्ड्सवर्थ को उसका पायनियर कंसीडर किया जाता है। इन्हीं के वर्क से रोमांटिक एज स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा वर्ड्सवर्थ एक लेक पोइट हैं। लेक पोइट्स कौन थे? वो एक ग्रुप ऑफ पोइट्स था जो इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे और नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, इसलिए उनकी पोइट्री में नेचर का बहुत ज़्यादा जिक्र था। अबंडेंट थीम्स जो थी वो नेचर से रिलेटेड थी, दैट्स वाई उन्हें लेक पोइट कहा जाता है और वर्ड्सवर्थ भी उसमें इंक्लूड है। उसके अलावा एस.टी. कॉलरिज भी लेक पोइट है। सब्जेक्ट मैटर एंड थीम, उनकी मेजर थीम जो थी नेचर से रिलेटेड थी। उनकी पोइट्री के अंदर आपको नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का, क्लाउड्स का, माउंटेन्स का, रिवर्स का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलेगा। ब्यूटी ऑफ नेचर को वो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते थे, चाइल्डहुड को, स्पिरिचुअलिटी को, इमेजिनेशन को। वो कहते थे कि पोइट्री के अंदर इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ ह्यूमन माइंड की बात करते थे। और उनके इसके अलावा उनकी जो पोइट्री का सब्जेक्ट है वो ऑर्डिनरी पीपल थे, आम इंसान थे। वो एलीट क्लास, किंग, नोबल, प्रिंसेस इन लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं लिखते थे। वो कहते थे कि पोइट्री का जो सब्जेक्ट मैटर है वो कॉमन मैन होना चाहिए और पोइट्री क्योंकि कॉमन मैन ने पढ़नी है तो उन्हीं से रिलेटेड होनी चाहिए। सिटी लाइफ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते थे, कंट्री साइड के बारे में लिखते थे। उन्हें जो सिटी लाइफ की जो हैसल है, जो नॉइस है, वो बिल्कुल उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते थे। उनका जितना भी टाइम पीरियड लंदन में गुजरा वो बिल्कुल भी उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। वो वहाँ पे खुश नहीं रहते थे, अपसेट रहते थे, सैड रहते थे। वो वहाँ की जो लाइफ थी, बिजी लाइफ, वो उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी। ऑन द कंट्रेरी जो कंट्री साइड है उसमें जो एक पीस होता है, एक कामनेस होती है, उन्हें वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। तो अपनी एक पोएम के अंदर कहते हैं कि जब मैं लंदन में था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल एक स्ट्रेंजर हूँ, जैसे मैं इस जगह का हूँ ही नहीं। इसके अलावा वो ह्यूमन फीलिंग्स को, ह्यूमन इमोशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इमेजिनेशन और फीलिंग्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी पोइट्री के अंदर। इसके अलावा जो पोइट्री के अंदर उनकी लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी, बिल्कुल ईजी वोकेबलरी होती थी कि कोई आम इंसान भी उसे आसानी से समझ ले। उनकी जो फेमस वर्क है उसके अंदर लिरिकल बैलेड्स उनकी एक इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है और ये उनका और एस.टी. कॉलरिज का एक कोलैबोरेटिव वर्क है। दोनों ने मिलकर इसके अंदर पोइम्स लिखी थी। वर्ड्सवर्थ की ये जो पोएटिक कलेक्शन है लिरिकल बैलेड्स, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एक मैनिफेस्टो था इंग्लिश रोमांटिक एज का। यहाँ से इंग्लिश रोमांटिक एज स्टार्ट हुई थी। 1798 के अंदर ये पब्लिश हुआ था। उसके अलावा उनकी द प्रीलूड, जिसको आप ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं वर्ड्सवर्थ की, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स, बहुत ज़्यादा इवेंट्स और अपने बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है। तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है और ये एक बहुत लेंथी पोएम है। ये 1805 में आई थी। उसके अलावा उनकी जो ओड है इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। नेक्स्ट है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। अगर आपने ये पोएम भी पढ़ी है ना तो आपको वर्ड्सवर्थ की जो नेचर थी पोइट्री के बारे में या जो उनका सब्जेक्ट मैटर था वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इसके अलावा आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इस पोएम को डैफोडिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये पोएम उन्होंने लिखी थी 1804 के अंदर और पब्लिश हुई थी 1807 में। तो ये उनके कुछ मेजर लिटरेरी वर्क्स थे। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री जो है ना उसके अंदर आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए, आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा आसान होनी चाहिए कि एक अनएजुकेटेड एक पर्सन, एक कॉमन पर्सन भी उसे आसानी से समझ सके, तभी आपकी जो पोइट्री है वो जेन्युइन इमोशंस कन्वे कर पाएगी। देखिए अगर किसी चीज़ की उनको समझ ही नहीं आ रही तो वो उसे खुद से रिलेट कैसे करेंगे। इस वजह से वर्ड्सवर्थ जो थे उनका जो आइडिया था ना ये थ्योरी ऑफ पोइट्री का, ये बिल्कुल कंट्राडिक्ट करता था उनके जो कंटेम्प्रेरी पोइट्स थे उनसे। वर्ड्सवर्थ के टाइम पीरियड में जो लिटरेचर लिखा जा रहा था वो इससे बिल्कुल डिफरेंट था। वो पोइट्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वोकेबलरी यूज़ करते थे, उनका हाई कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करते थे, ग्रामर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, लिटरेरी डिवाइसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो वर्ड्सवर्थ इस सब को ना बिल्कुल निगेट करते हैं। वो कहते हैं कि ये सब कुछ पोइट्री में नहीं होना चाहिए। मोर इंटरेस्ट इन कंट्री साइड, नेचुरल इन्वायरमेंट में, कंट्री साइड में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे बजाय इसके कि वो लंदन के बारे में या सिटी लाइफ के बारे में लिखते। वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है
क्योंकि नेचर को वर्ड्सवर्थ ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इट रिप्रेजेंट्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सोलेस एंड अ पाथवे टू प्रोफाउंड इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंसेस। नेचर उसके लिए सोर्स थी जिससे वो पोइट्री ओरिजिनेट करता था। उसके लिए नेचर वाज सीन एज अ टीचर, अ हीलर एंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ द डिवाइन। नेचर उसके लिए रिफ्लेक्शन था गॉड का। वो बोलता था कि मुझे हर नेचुरल ऑब्जेक्ट में अपना गॉड नज़र आता है, अपना डिवाइन नज़र आता है। उसको हर नेचुरल ऑब्जेक्ट के अंदर, ट्रीज़ के अंदर, माउंटेन्स, रिवर्स, इनके अंदर डिवाइन इमेज नज़र आती थी। वो बोलता था कि ये सब रिफ्लेक्शन है मेरे क्रिएटर। और उसे लगता था कि नेचर के करीब रह के इंसान बहुत ज़्यादा प्योर हो जाता है, उसकी फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा प्योर हो जाती हैं और वो एब्सर्डिटी से बिल्कुल दूर हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो बोलता है कि नेचर आपके पास एक ऐसा मीडियम है जो आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन में हेल्प देता है। आप इसकी वजह से ना अपने ओरिजिन से जुड़े रहते हो। आपको वो रिमाइंड करवाता है आपका नेचुरल वर्ल्ड से जो कनेक्शन है, आप कहाँ से आए हो, आपका पर्पस ऑफ लाइफ और आपका जो एक रिलेशनशिप है अपने क्रिएटर के साथ, वो सब आप नेचर के करीब रहकर फील कर सकते हो। तो नेचर आपके लिए एक सोर्स ऑफ जॉय है, एक सोर्स ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन है। इसके अलावा एक एडिशनल पॉइंट, ही लिव्ड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हिज पोइटिक इमेजिनेशन एंड बिकेम अ रिकरिंग सेटिंग ऑफ हिज वर्क्स। रिकरिंग मीन्स रिपीटेड। तो वो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहता था, वो नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहता था और इस चीज़ ने ना उसके जो वर्क्स थे, लिटरेरी वर्क्स थे, उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। उसके जितने भी वर्क्स हैं उनमें आपको अबंडेंटली यही सेटिंग मिलेगी, नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल सीन्स, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, यही सेटिंग है उसकी पोइट्री के अंदर। दैट्स वाई उसको एज अ पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है। उसकी थीम्स के अंदर नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन इस पे आ भी जाए तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि उसके लिए नेचर क्या थी, उसकी लाइफ के अंदर नेचर का क्या रोल था और वो नेचर के करीब खुद को कैसा फील करता था। उसकी थ्योरी ऑफ पोइट्री लिख सकते हैं आप। उसके अलावा वो एक लेक पोइट था और उसकी थीम्स 2-3 उसकी ऐसी पोएम्स जिनके अंदर उसने नेचुरल सेटिंग दिखाई हो, जैसे आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड या लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी। इस तरह की जो पोएम्स हैं, इनसे आप इंस्टेंसेस ले सकते हो, एग्जांपल्स ले सकते हो, इनके थीम के रेफरेंसेस दे सकते हो और बोल सकते हो कि इन पोएम्स में उसने नेचुरल सेटिंग दिखाई है। दैट्स वाई ही इज़ अ पोएट ऑफ नेचर। तो आई होप सो आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।